वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारा नेक्स्ट टॉपिक चाइल्ड राइट एक्ट। ठीक है, ये क्लास आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे फिर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं और वैसे भी आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो इस क्लास में मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का ये टॉपिक कराने वाली हूँ, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ मान लीजिए अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ऑलरेडी वहाँ पर 19 to 20 क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, जिसमें मैंने मोस्ट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो आपको कंप्लीट करवा दिया है। ये क्लास आज हम पढ़ेंगे अब चाइल्ड राइट एक्ट्स के बारे में। मुझे बहुत सारे कैंडिडेट ने कमेंट करके बोला था कि ये टॉपिक करा दीजिए, तभी ये वाला टॉपिक जो है मैं आपको करा रही हूँ। फिर चाहे आप चंडीगढ़ के टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप DSSB के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं शिक्षा में बाल अधिकार। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे शिक्षा में बाल अधिकार के बारे में, तो यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि ये जो अधिकार होते हैं, ये जो चाइल्ड राइट्स होते हैं, ये उन बच्चों के लिए हैं जिनकी एज 18 या उससे कम है। ठीक है, तो 18 या 18 साल से कम आयु के बच्चों के लिए क्या बनाए हैं, चाइल्ड राइट्स एक्ट बनाए गए हैं। तो सबसे पहला जो एक्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में UNCRC के नाम से जानते हैं। तो इसके अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है तो आपको क्या टिक करना है, यूनाइटेड नेशंस। तो ये यूनाइटेड नेशंस की एक पहल है, तभी इसके नाम में भी यूनाइटेड नेशंस आपको देखने को मिलता है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है। किसके ऊपर कन्वेंशन हुआ था ये, ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चों के अधिकारों के लिए बात करेगा, लेकिन ये किसकी पहल है, यूनाइटेड नेशंस की पहल है। इसका उद्देश्य उन बुनियादी मानव अधिकारों की रूपरेखा तैयार करना है जो बच्चों को दिए जाने चाहिए। इन अधिकारों के 4 व्यापक स्तर हो सकते हैं। तो इसका सबसे पहला जो एम है या इसका जो पहला उद्देश्य है वो यही है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी बच्चों से रिलेटेड उनके अधिकार हैं वो उन्हें प्रोवाइड होने चाहिए, उन्हें दिए जाने चाहिए। इसको भी इन्होंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इसके 4 पार्ट्स बताए हैं, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा भी है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है राइट टू सर्वाइवल, यानी कि उत्तरजीविता का अधिकार। तो राइट टू सर्वाइवल जो है, इसका मतलब क्या होता है, उत्तरजीविता का अधिकार। उत्तरजीविता रहने के अधिकार में जन्म लेने को बाल अधिकार, भोजन, आश्रय और कपड़ों के न्यूनतम मानकों का अधिकार व सम्मान के साथ जीने का तो यहाँ पर इस बात का मतलब ये है कि जो बच्चा होगा, जो चाइल्ड होगा, उसके पास में जैसे उसको फूड की, उसको रहने की, कपड़ों की, ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो उसके जीने के अधिकार में शामिल होनी चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों का राइट होना चाहिए कि हम उसे क्या प्रोवाइड करा सके, भोजन प्रोवाइड करा सके, आश्रय प्रोवाइड करा सके, कपड़े प्रोवाइड करा सके, और उसके साथ साथ अधिकार और सम्मान के साथ जीने के अधिकार को भी इसमें शामिल किया गया है। तो पहला अधिकार क्या हो जाता है आपका, राइट टू सर्वाइवल हो जाता है। इसके बाद सेकंड मैंने लिखा है राइट टू प्रोटेक्शन। अब यहाँ पर बच्चे को किसका अधिकार होगा, प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण का अधिकार होगा या फिर उसके प्रोटेक्शन का अधिकार होगा। एक बच्चे को घर में और दूसरी जगह पर उपेक्षा, शोषण, दुर्व्यवहार से सुरक्षा होनी चाहिए, यानी कि बच्चे के साथ में इस तरीके का कोई शोषण ना कर सके, दुर्व्यवहार ना कर सके, उसकी उपेक्षा ना कर सके। तो ये सब किस में शामिल किया गया है, राइट टू प्रोटेक्शन में शामिल है, इसलिए इसका नाम है संरक्षण का अधिकार। इसके बाद थर्ड पॉइंट है राइट टू पार्टिसिपेशन, यानी कि भागीदारी का अधिकार। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, यानी कि अपनी भागीदारी को यहाँ पर ऐड कर सके। तो एक बच्चे को किसी भी निर्णय लेने में भाग लेने का अधिकार है, यानी कि बच्चा चाहे तो अपना निर्णय यहाँ पर ले सकता है, वो इसमें प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों रूप से शामिल होगा। यहाँ पर बच्चे की उम्र और परिपक्वता के अनुसार उसकी भागीदारी क्या रहती है, अलग अलग रहती है। अब देखो यहाँ पर बच्चा अगर छोटा है तो उसके यहाँ पर आप मान लीजिए, अगर मान लो बच्चा छोटा है तो उसकी यहाँ पर जो भागीदारी है वो अलग तरीके से रहेगी। जैसे वो मैच्योर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जैसे उसकी एज बढ़ेगी तो उसकी भागीदारी भी वहाँ पर क्या होगी, अलग तरीके से होगी। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या कहता है, राइट टू पार्टिसिपेशन, यानी कि बच्चे को किसका अधिकार है, यहाँ पर भागीदारी का अधिकार है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है राइट टू डेवलपमेंट। बच्चे के पास क्या अधिकार है कि वहाँ पर उसके पास विकास का अधिकार है, जैसे उसका मेंटल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, इसके
साथ साथ उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके 4 पॉइंट्स है जिसमें मैंने आपको बताया SPPD। एस का मतलब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, राइट टू सर्वाइवल पढ़ा है। उसके बाद क्या है, राइट टू पार्टिसिपेशन है, फिर राइट टू प्रोटेक्शन है। डी से क्या बनता है, राइट टू डेवलपमेंट बनता है। तो ये 4 राइट किसके अंडर आते हैं, UNCRC के अंडर आते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर ये एक एक्ट पढ़ा है जिसका नाम क्या था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, UNCRC। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके 4 पॉइंट है जिसको आप याद रखेंगे SPPD से। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे SPPD से। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर हमारे अब यहाँ पर ना मैंने कुछ आर्टिकल्स लिख दिए हैं, क्योंकि कई बार क्या देखने को मिलता है कि जो एग्जाम वाला होता है, एग्जाम में ना आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं, और ये वो आर्टिकल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं चाइल्ड से रिलेटेड होते हैं, चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, बच्चों के अधिकारों से रिलेटेड होते हैं। तो वो कई बार आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसको भी हमारा पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है मैंने, आर्टिकल 14। ठीक है, तो आर्टिकल 14 जो है वो क्या कहता है कि चाइल्ड इक्वल इन लॉ। यहाँ पर बच्चे क्या होंगे, कानून में सभी बच्चे क्या होंगे, समान होंगे। तो वैसे भी आर्टिकल 14 जो है वो बच्चों पर भी नहीं बल्कि सब पर ही लागू होता है, जो आपको समान अवसर देता है। मतलब चिल्ड्रन इक्वल होंगे। लॉ के समान क्या होते हैं, मतलब कानून के सामने क्या होते हैं, सभी के सभी समान होते हैं। तो आर्टिकल 14 आपका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद है आर्टिकल 15(3). ठीक है, 15 क्लॉज 3 ये किस पर रोक लगाता है कि हम किसी से किसी भी आधार पर क्या नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भेदभाव पर क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। इसके बाद जो ये मैंने लिखा है ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 21A। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपका यहाँ पर सॉरी एक बार हमारी स्क्रीन मूव हो गई है। तो आर्टिकल 21A जो है ये क्या कहता है, फ्री एजुकेशन की बात करता है, और ये आपके फंडामेंटल राइट्स में भी शामिल है, यानी कि ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये फ्री एजुकेशन की बात करता है 6 to 14 एज तक। तो ये आपको याद रख लेना है। आर्टिकल 21A अगर पूछेगा तो इसमें क्या लिखा गया है, फ्री एजुकेशन की बात कही गई है। इसके बाद आपका आर्टिकल 23 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मानव तस्करी पर क्या लगाता है, रोक लगाता है। ठीक है, प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगाता है आपका आर्टिकल 23। तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मानव तस्करी पर रोक किस में है, 23 में है। इसके बाद आर्टिकल 39E की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 39E जो है ये आपके बाल शोषण से क्या करता है, बचाव करता है। ठीक है, बच्चों के साथ आप किसी भी तरीके का कोई भी क्या नहीं कर सकते, शोषण नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 39F जो है ये नैतिक शोषण से रक्षा करता है। आर्टिकल 44 जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये वैसे तो आपके समान सिविल संहिता के बारे में बताता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये आपका, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये वैसे मतलब वो नहीं है, बट इसमें हमारे जो DPS भी हैं उसमें सभी स्टेट्स को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने राज्य में क्या स्थापित करेंगे, समान सिविल संहिता लागू करेंगे, जिसके तहत सभी पूरे के पूरी स्टेट्स में क्या लागू हो जाएंगे। जैसे विवाह शादी होती है, कल्चर होता है, उसमें ना शादियां करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे बच्चे गोद लेने के हर धर्म में अलग अलग अपने नियम है। तो ये जो UCC है ये क्या कहता है कि उन सबको फॉलो ना करके आप कानून को फॉलो करेंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसे फॉलो करेंगे। तो ये सभी के लिए समान होगा, ना कि ये धार्मिक होगा। तो ये क्या है, आपका UCC है, जिसमें बच्चे गोद लेने के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 46 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 46 जो है वो क्या करता है, वंचितों की देखभाल के लिए काम करता है। आर्टिकल 47 की बात करते हैं तो इम्प्रूव चाइल्ड हेल्थ के बारे में बताता है। इसके बाद आर्टिकल 51C इंपॉर्टेंट है, और 51K भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 51C जो है वो क्या कहता है, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड पोर्न पर क्या लगाता है, पाबंदी लगाता है, कि जैसे वेश्यावृत्ति करते हैं, कई बच्चों का दुरुपयोग करते हैं, उन सब पर क्या लगाई गई है, आर्टिकल 51C के तहत रोक लगाई गई है। इसके बाद अगर हम आर्टिकल 51K की बात करते हैं तो ये आपके पेरेंट गार्डियन ड्यूटी के बारे में बताता है, यानी कि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या ड्यूटी रहेगी अपने बच्चों को लेकर, वो सब किस में कहा गया है, आर्टिकल 51K में कहा गया है। आई होप आपको यहाँ तक के पॉइंट्स जो हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है यहाँ तक का कंप्लीट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्ट्स रिलेटेड टू चाइल्ड राइट।
बाद हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं चाइल्ड राइट से रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट एक्ट रह गए हैं उनके बारे में भी हम इस क्लास में जान लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है बाल अधिकार से संबंधित अधिनियम, ये ना आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप मान लो कोई भी एग्जाम देंगे, आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको ये सारे के सारे एक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहता है, इसीलिए आपको ये पता भी होना चाहिए। तो सबसे पहला जो लिखा है पोक्सो एक्ट है, ये 2012 में आया था। सबसे पहले तो आपसे पोक्सो एक्ट की जो फुल फॉर्म है वो पूछी जा सकती है, किसका पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर इसका पूरा नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ठीक है, तो इसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। कब आया था ये? 2012 में आया। तो पोक्सो एक्ट कब आता है? 2012 में आता है। तो ये याद रखना है, पोक्सो एक्ट 2012 में आता है। इसके पूरे नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों का प्रोटेक्शन करना है, किससे? फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस से। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। यह अधिनियम यौन अपराध, यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी के अपराधों से बचाने और बच्चे के हित और कल्याण की रक्षा के लिए क्या किया गया? बनाया गया था। इस एक्ट के अनुसार बच्चे की परिभाषा कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का हो, यानी कि ये जो एक्ट है वो किस पर लागू होगा? यानी कि कोई भी बच्चे के साथ मान लो इस तरीके का कोई क्राइम करता है तो उसके ऊपर पोक्सो एक्ट के तहत मतलब यहाँ पर कुछ सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? इसका नाम क्या है? पोक्सो एक्ट है। ठीक है, तो ये बच्चों को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम किससे? सेक्सुअल जो ऑफेंसेस होते हैं उन सब से। इसके बाद आपका जो सेकंड पॉइंट है ये भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है। आई नो ये क्लास आपकी बहुत ज्यादा लेंथी तो नहीं है बट आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत है, तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखा है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986। भारत सरकार ने भारत में बाल श्रम प्रथाओं से संबंधित प्रावधानों को विनियमित करने के लिए बाल श्रम विनियमन एक्ट 1986 को लागू किया। यानी कि जब हमारा देश आजाद नहीं था तो उस समय ना हमारे देश में बहुत ज्यादा ये बच्चों से शर्म कराया जाता था, बच्चों से काम करवाया जाता था, उन्हें फैक्ट्रीज में इन्वॉल्व किया जाता था। आज भी आप देखते होंगे कि बहुत जिनको कोई ना कोई मजबूरी होती है, नीड होती है, वो भी क्या करते हैं, मतलब वो अपने बच्चों को काम में लगा देते हैं, जिससे कि मतलब ये किसके अंडर आता है? चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट के अंडर आता है कि हम छोटे बच्चे होते हैं उनको, जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं, उन्हें कारखानों में जो काम है, मतलब जहां पर डेंजरस काम होता है, जैसे पटाखे बनाने की फैक्ट्री हो गई, जैसे चूड़ी वगैरह का काम हो गया, या फिर कोई बहुत ज्यादा धूल मिट्टी का काम हो गया, इस तरीके के कामों में हम इन्हें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यही बात लिखी गई है, भारत सरकार ने भारत में बाल श्रम प्रथाओं से संबंधित प्रावधानों को विनियमित करने के लिए बाल श्रम विनियमन एक्ट 1986 को क्या किया? लागू किया। इस एक्ट के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम करवाना क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा अगर मान लो घर में अगर मान लीजिए बच्चे के घर में कुछ इस तरीके का है कि वो घर का काम करने में इन्वॉल्व रहता है, उसके घर के अंदर कोई शॉप है वहां काम करता है, तो वो बाल श्रम नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, ये बाल श्रम तभी माना जाएगा जब वो किसी न किसी जैसे डेंजरस काम में लगा हुआ है। इसके बाद है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो यहाँ पर क्या लिखा है? द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसका अगर हम इसके शॉर्ट फॉर्म की बात करते हैं तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है PCMA, प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट। यहाँ से क्या होगा कि जो बच्चों की जो शादी करा दी जाती थी, कम एज में 18 से कम की उम्र में जो शादी कराई जाती है, बाल विवाह जो कराए जाते थे, उस पर इस एक्ट के तहत रोक लगाई गई है। और ये एक्ट कब आता है? 2006 में आता है। वैसे आपको पता होना चाहिए 2006 में ही हम हमारा बालिका दिवस मनाते हैं। तो जो बालिका दिवस हम मतलब 2006 में हमने हमारा बालिका दिवस मनाया था, तो उस समय उसी ईयर हमने क्या पास किया? द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को भी पास किया। तो इसको ऐसे याद रख लेना। यही किसके नाम से जाना जाता है? यही शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये बाल विवाह पर रोक लगाता है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि बाल का अर्थ क्या है? एक व्यक्ति या पुरुष जिसकी आयु जो है 21, मतलब जो पुरुष है जो अपनी आयु 21 वर्ष अभी तक पूरी नहीं कर पाया है, और जो महिला है अभी 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पाई है, उनके ऊपर क्या लगाता है? उनके विवाह पर ये एक्ट जो है रोक लगाता है। ठीक है, तो ये आप वैसे ये नॉर्मल सी बात है, आप सभी जानते हैं, बट इस एक्ट का नाम आपको याद रखना है PCMA, प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक 1994। यहाँ पर क्या लिखा है, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेस्ट टेक्निक एक्ट 1994। 1994 में ये एक्ट आया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे देश में बहुत ज्यादा भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं देखने को मिलती थी, और वो इसीलिए होती थी क्योंकि ये जो चेकअप वगैरह है इसके थ्रू क्या किया जाता था, मतलब जो भी ये पता लगा लिया जाता था कि बेटी है या बेटा है, तो वहां पर कन्या भ्रूण हत्या को क्या मिलने लगा, बढ़ावा मिलने लगा। तो उसको रोकने के लिए ही एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम क्या रखा गया, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक एक्ट 1994। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994। भारत में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और भारत में गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारतीय संसद द्वारा इस अधिनियम को क्या किया गया, पारित किया गया। ये एक्ट 1994 में आया था, लेकिन 2003 में क्या किया गया, इसमें अमेंडमेंट किया गया और इससे थोड़ा और ज्यादा मतलब और विस्तार करके इसे लागू किया गया। लेकिन अगर हम कहें कि प्रभावशाली तरीके से कब लागू किया गया, 2011 में इसे सख्ती से लागू कर दिया गया। ठीक है, तो आज आप देखेंगे कि आज आपके यहाँ आपके देश में इसके खिलाफ सख्त कानून बने हुए हैं और इसके खिलाफ सजा भी होती है। तो यहाँ पर अब ये जो केसेस वगैरह हैं इस तरीके के बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये इसका नाम क्या है, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक 1994। तो आपसे पूछा जा सकता है ये कब आता है, 1994 में, अच्छे से लागू होता है 2003 में, लेकिन अगर हम कहें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस कब हो जाती है, वो 2011 में हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे इसका नाम पूछा जाता है तो प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेस्ट। इसके बाद यहां पर है इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। तो इसको अगर हम इसके शॉर्ट फॉर्म की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या है, आई, इसके बाद क्या है, टी, इसके बाद क्या है, पी, फिर क्या है, ए। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, ITPA। तो इसका अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो अनैतिक यातायात से रोकथाम। अब ये एक्ट जो है आपका 1956 में आया था। अब आप पूछेंगे कि यातायात किस तरीके से अनैतिक हो सकता है, तो यहाँ पर जो मेल है फीमेल है उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता था। ठीक है, तो उस पर ये जो एक्ट है वो क्या लगाता है, रोक लगाता है, स्टॉप इमोरल ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्ट जो है किससे, जो भी मानव की और मतलब मेल की फीमेल की जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है उस पर क्या लगाता है, ये रोक लगाता है। ठीक है, 1956 में ये एक्ट आया था। इसके बाद है बाउंडेड लेबर सिस्टम। आपको पता है आपके देश में आजादी से पहले बहुत ज्यादा बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी, जिसको हमने बाद में खत्म कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, बाउंडेड लेबर सिस्टम, बंधुआ मजदूरी 1976 में पारित होता है। तो ये एक्ट कब पारित हुआ, 1976 में। इसमें क्या किया जाता था कि जो भी कर्जदार होते थे, जिन्होंने कोई ना कोई कर्ज लिया हुआ होता था, ठीक है, उनको श्रम काम के माध्यम से कर्ज चुकाने के लिए क्या किया जाता था, मजबूर किया जाता था। यानी कि किसी ने कोई पैसे उधारी ले लिए और वो वापस नहीं कर पाया तो उससे बहुत सारा काम कराया जाता था, उसे बाउंड कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, बाउंडेशन से रिलेटेड है। द लिंक बिटवीन चिल्ड्रन एंड एनवायरमेंट। अब इसके बाद में कुछ ऐसे ही कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, ये यूएन से रिलेटेड है, इसको एक बार बस हम रीड कर लेते हैं तो ये आपके इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं, इसको हम सिर्फ रीड करेंगे। द लिंक बिटवीन चिल्ड्रन एंड एनवायरमेंट, इंटरनेशनल डिक्लेरेशन एंड एग्रीमेंट। बच्चों और पर्यावरण के बीच की अंतरराष्ट्रीय घोषणा और समझौते। यहाँ पर लिखा है प्लान ऑफ एक्शन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द वर्क डिक्लेरेशन, द सर्वाइवल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है बच्चों को जीवन रक्षा और विकास के कार्य घोषणा को लागू करने के लिए कार्य योजना है। ये रोग और कुपोषण का मुकाबला करके शिक्षा को बढ़ावा देकर पर्यावरण में क्या करना है, इसके तहत सुधार करना है। बस इसको इसी तरीके से ओनली रीड कर लेना। ये देखो द हैबिटेट एजेंडा 1990, इसको भी बस रीड कर लीजिए। बच्चों और युवाओं की जरूरत विशेष रूप से उनके रहने के माहौल से संबंधित है कि जहां पर वो रह रहे हैं वहां अच्छे से रह पाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है G8 एनवायरमेंट मिनिस्टर कमेटी 2001। ये आपके स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को दिखाती है। इसके बाद जो प्री नेटल मतलब स्तर की प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल डेवलपमेंट के दौरान बच्चे को सुरक्षित वातावरण प्रोवाइड कराने से रिलेटेड है। जो भी बच्चा है जो पैदा नहीं हुआ है और उसके बाद जो पैदा हो जाता है, मतलब प्री नेटल और पोस्ट नेटल दोनों से रिलेटेड है ये। इसके बाद
बर्लिन की प्रतिबद्धता 2001 ये यूरोप और मध्य एशिया के देशों के लिए थी। ये सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बावजूद सभी बच्चों की रक्षा करती है। उन्हें पर्यावरण खतरों से, जो भी बच्चे पर्यावरणीय खतरों में रहते हैं, बच्चों को घर और स्थानीय समुदायों में खेलने, उन्हें अनौपचारिक सीखने के अवसरों की एक सीमा तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम है। ठीक है, तो ये बर्लिन की क्या है, प्रतिबद्धता है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। आपकी ये क्लास यहाँ पर खत्म भी हो जाती है। और अगर मान लीजिए किसी को टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स चाहिए हैं तो मैं कम्युनिटी में एक पोस्ट लगा दूंगी, वहां से आप टीचिंग एप्टीट्यूड के जो नोट्स है ना वो मुझसे ले सकते हैं। मैं अपना नंबर वहां पर शेयर कर दूंगी अगर किसी को चाहिए है तो, ठीक है ना। और वो आपके नोट्स जो हैं अलग से पेड रहेंगे। आप मुझे व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज करेंगे और ओनली 51 रुपीज़ के नोट्स रहने वाले हैं, जिसमें आपका सारा जो भी इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड था वो मैंने सारा इसमें प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, तो अगर किसी को चाहिए हो तो आप मुझे उस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगे। मैं कम्युनिटी में पोस्ट भी लगा दूंगी, या आप चेक करेंगे तो कम्युनिटी में आपको पोस्ट लगी हुई मिल जाएगी। तब तक आप चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप इससे शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।